हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का टेस्ट था कल। उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा। मैंने मार्क्स भी देखे, आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो बेटा इसी तरीके से अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मार्क्स ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मुझे तो बहुत खुशी हुई आप लोगों के मार्क्स को देख करके। इससे पता चलता है कि आप अपने स्टडी को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं और आप अपने वर्क को टाइम पर फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो बच्चे, कल का जो टेस्ट हुआ वो था आपके मोशन इन 2 डायमेंशन पर, ठीक है। वहाँ तक क्या सिलेबस हमने फिनिश कर लिया। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ओके। इसके बारे में भी कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें आप पहले की क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ करके आए हुए हैं। आपने क्लास 9th में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यू लेसन, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली बेटा जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने जैसा बोला था आपको कि हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं मैकेनिक्स को, ठीक है। मैकेनिक्स यानी मोशन की जो स्टडी है ना, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन की स्टडी के बारे में पढ़ाई करते हैं, दैट इज मैकेनिक्स, ठीक है बेटे। तो मैकेनिक्स को हम लोग फिर 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं बेटा काइनेमेटिक्स और एक को बोलते हैं डायनामिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट नोइंग इट्स कॉज। कारण को जाने बिना मोशन के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर हमने देखा कि भाई एक चीज़ है वो ऐसा डिस्प्लेस हो रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसकी स्पीड गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, उसकी एक्सेलरेशन गिवन है। तो हम कभी ये नहीं जानने की कोशिश किए कि इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, इसमें जो मोशन पैदा हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। ये कारण जाने बिना हमने पढ़ा। लेकिन अब जो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कारण क्या है, किसी भी मोशन का रीजन क्या है, कारण क्या है, ठीक है बेटा। तो मोस्टली किसी भी बॉडी में जो मोशन होता है वो 2 कारणों से होता है। एक होता है बेटा फोर्स और दूसरा होता है टॉर्क, ठीक है। फोर्स और टॉर्क जो है 2 चीजें हैं, 2 क्वांटिटीज हैं जो कि आपके किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो लीनियर मोशन हो चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, ठीक है। लीनियर मोशन के लिए हमेशा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और एंगुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसको डायनामिक्स बोलते हैं। हम इसमें कारण के साथ मोशन की स्टडी करते हैं कि किस वजह से हमारा मोशन हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग का जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है वो है डायनामिक्स। उसका पहला पार्ट है बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटे। तो इसको शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैंने बोला, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कारण सीखने वाले हैं किसी भी मोशन का। और लीनियर मोशन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या है, फोर्स है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो बेटे मैंने जैसा आपको पहले बोला कि ये सारी चीज़ें आप बचपन में पढ़ करके आए हुए हैं। क्लास 9th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 9th में पढ़ा करते हैं, ठीक है बेटे। तो आप सबने भी पढ़ा होगा। तो फोर्स क्या है, तो आपको पढ़ाया गया हो कि फोर्स बेसिकली क्या होता है बेटा, एक पुश और पुल होता है किसी भी बॉडी पर। और जब ये पुश या पुल किसी बॉडी पर लगाते हैं तो वो कुछ कोशिश करता है, या तो किसी बॉडी में मोशन पैदा कर देता है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, या तो उसके स्पीड को बढ़ा सकती है या बढ़ाने का कोशिश कर सकता है, या तो उसके स्पीड को घटा सकती है या घटाने की कोशिश कर सकता है, या तो किसी के बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है या डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर सकता है, बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करने की कोशिश कर सकता है। तो इतने सारे काम एक फोर्स कर सकता है, ठीक है। जब हम एक्सटर्नली किसी फोर्स को किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है बेटे। तो
फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एन एक्सटर्नल पुश और पुल ऑन अ बॉडी, ठीक है बेटे, एन एक्सटर्नल पुश और पुल ऑन अ बॉडी विच मे प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है बेटा तो उसमें क्या कर सकता है, मोशन पैदा कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। मे प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं मे चेंज और ट्राई टू चेंज स्पीड ऑफ बॉडी, या फिर मे चेंज और ट्राई टू चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी, और मे चेंज और ट्राई टू चेंज shape and size of the body, ठीक है बेटे। ये होता है फोर्स। तो एक फोर्स जो है पुश और पुल ऑन अ बॉडी होता है, जो क्या क्या कर सकता है बेटा, या तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकती है, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, उसके स्पीड को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है या करने की कोशिश कर सकता है। एक स्पंज लिया, उसको हमने अगर ऐसा दबाया तो उसके शेप में चेंज हो सकता है, उसके साइज में चेंज हो सकता है। तो फोर्स इतने सारे काम कर सकता है। सारी बात समझ में क्लियर है? तो ये रही बेटा कि फोर्स होता क्या है। मोटे मोटे तौर पर फोर्स के अगर टाइप्स की बात करूं तो पूरे फोर्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है बेटा। फोर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं बेटा कांटेक्ट फोर्स, और एक को बोलते हैं बेटा फील्ड फोर्स, ठीक है। एक को बोलते हैं फील्ड फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। मोटे मोटे तौर पर हम फोर्स को इन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्लियर है बच्चे? फोर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो गया बेटा कांटेक्ट फोर्स और एक हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि नाम से आपको क्लियर पता चल रहा है, कांटेक्ट फोर्स हमेशा उन दो बॉडीज के बीच में लगता है जो कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। जो कांटेक्ट में होते हैं उन दो बॉडी के बीच में क्या लगता है, कांटेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन बॉडीज इन कांटेक्ट, ठीक है बेटा। बॉडीज इन कांटेक्ट में लगता है। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, ठीक है बेटे। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स एटसेट्रा, ठीक है। ये सब फोर्स तभी लगेंगे जब दो बॉडी आपस में क्या रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। क्लियर है? दूसरी चीज देखो फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें क्या होता है बेटा, फोर्स जो है बॉडी पर दूर से ही अप्लाई हो जाता है, मतलब बॉडी को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है बेटा, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है या फिर रिपेल कर देता है।
तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो दूर से ही हो जाता है, पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है। पास आने की जरूरत पड़ती तो कांटेक्ट फोर्स लगता, पास आने की जरूरत नहीं पड़ती तो नॉन कांटेक्ट फोर्स या फिर फील्ड फोर्स होगा। क्लियर है? तो ऐसे जितने भी फोर्स होते हैं बेटा जिसमें कि टच में आने की जरूरत नहीं पड़ती, कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर हमेशा एक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा, इसलिए इसको फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। और नॉन कांटेक्ट क्यों कहा? क्योंकि कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स में बॉडी को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। एक बात हुई। एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं इसमें, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट। ठीक है, वेट जो है बेटा वो किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही लगता है, तो ये फील्ड फोर्स में आ जाते हैं। क्लियर है बेटे? ये सभी फील्ड फोर्स में आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा है। इसमें आप टेंशन को भी ले सकते हो, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स ये भी आपका जो है कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये रही कहानी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। ओके, नाउ अभी तो हमने क्या किया बेटा, फोर्स के बारे में जो एक मोटे मोटे तौर पर कुछ इंफॉर्मेशन थे कि आखिर इसका नेचर क्या होता है ना, ये सीखा हमने। ठीक है, इसके आगे की बात अगर हम करना चाहें, क्योंकि हमको अल्टीमेटली पढ़ना क्या है बेटा, मोशन की स्टडी करना है। ठीक है, तो जब हम मोशन की स्टडी करते हैं बेटा, तो एक बार हमने पहले भी कुछ डिस्कशन किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। यहाँ पर इसकी फिर से रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो हम फिर से बात करेंगे बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फ्रेम जिसमें एक ऑब्जर्वर होता है और वो ऑब्जर्वर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो हम उस फ्रेम को उस ऑब्जर्वर के लिए क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो देखो बेटा, इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। ए फ्रेम in which an observer is situated who is observing motion of a body। ठीक है, a frame in which an observer is situated who is observing motion of a body is called his frame of reference। his frame of reference, ये कहने का क्या मतलब है बेटा? his frame of reference मैंने क्यों बोला? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर हमारा कहाँ सिचुएटेड है। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पर बोला है हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे बात समझ में? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें एक ऑब्जर्वर होता है और वो ऑब्जर्वर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। क्लियर है बच्चे? बारिश तेज हो गई है, 1 सेकेंड वेट करना, मैं खिड़की लगा लेता हूँ। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आया। अब बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकेंड होता है नॉन इनर्शियल
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। आ रही बात समझ में आपको? क्लियर है? तो ये रही बेटा दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सवाल उठता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे। तो बेटे ध्यान से सुने, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है, ठीक है, जिसको हम क्या मान सकते हैं, रेस्ट पे मान सकते हैं। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो, एक बात, या फिर उसका एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो हो तो इससे हम दूसरा मीनिंग क्या निकाल सकते हैं बेटा, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो या तो फ्रेम हमारा रेस्ट में हो, या तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, या तो उसका एक्सेलरेशन जीरो रहे। इन तीनों ही कंडीशन में जो हमारा फ्रेम है वो क्या कहलाएगा बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। क्लियर है बेटे? तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest or moves with constant velocity or zero acceleration is called इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटे? तो इसको हम लोग कह देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका जो फ्रेम रेस्ट में होता है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, या फिर उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, जीरो रहता है। इन तीनों ही कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक स्पेशल बात होती है कि इसमें जितने भी हम न्यूटन्स लॉज पढ़ने वाले, ये चैप्टर का नाम क्या है बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगर आपने क्लास 9th में पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि 3 प्रकार के लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे। तो वो तीनों के तीनों जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं, यानी वो अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखूंगा बेटा न्यूटन्स लॉ of motion are valid in it। ठीक है, इसमें जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। क्लियर है? आप इसमें न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लीकेबल होता है। तो इसको हो गया, देखो बेटा हमने बातें कर ली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, तो चलो देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा बेटा। तो जब हमने बात कर ली बेटा, बॉडी या तो रेस्ट में रह सकती है, या तो बॉडी क्या कर सकती है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकती है, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से चल सकती है। जब हमने कांस्टेंट वेलोसिटी रेस्ट में रखा तो उसको हमने क्या बोला, इनर्शियल है। जब हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया उसको हमने क्या बोला, इनर्शियल है। तो जब वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा बेटा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा बेटे, जब वेलोसिटी वेरी कर जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी ये वाला जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। इसके पहले वाला जो फ्रेम था उसमें एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इसका जो पहला वाला केस था उसमें एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मीन्स एक्सेलरेशन होगा, मीन्स हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो हम बोलेंगे बेटा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड non inertial
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से देखना, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे, क्लियर है? अच्छा, इसकी खास बात क्या है बेटा? इसकी खास बात ये है कि इसमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड नहीं होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन are not valid in it। यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ में? ओके, तो ये रही कहानी बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो हमने ये देख लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दो टाइप के हो सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये दोनों बातें हमने कर ली। तो चलो भाई, इसकी भी कहानी खत्म हुई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है इनर्शिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है इनर्शिया क्या होता है, ढेरों एग्जाम्पल लेकर के समझाया जाता है। ठीक है, तो आपको जरूर याद होगा बेटा इनर्शिया क्या होता है। तो सी इनर्शिया याद आ रहा है किसी बच्चे को? क्लिक कर रहा है माइंड में? अगर क्लिक कर रहा है तो फटाक से स्क्रीन को पॉज करके फटाफट बोलने का मन में, इनर्शिया क्या होता है। तो बेटे इनर्शिया क्या होता है, इस चीज को अपन अपने डेली लाइफ से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक टेबल कहीं पर पड़ा हुआ है, तो वो टेबल अपने आप चलना शुरू नहीं कर सकता है। ठीक है, वो टेबल अपने आप से चलना शुरू नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या बेटे? नहीं कर सकता है। जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो चल नहीं सकता अपने ही आप। आ रही बात समझ में? क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक बॉडी की, है ना, हर एक बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जन्मजात क्वालिटी होती है कि उसमें, है ना, अपने उसका जो कंडीशन है, उसका जो स्टेट है, उसका जो प्रेजेंट स्टेट है, वो उसी स्टेट में बने रहना चाहता है। वो अपने स्थिति में परिवर्तन करने को रेडी नहीं होता जल्दी। क्लियर है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? एक बॉडी जिस कंडीशन में होता है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, यानी वो विश्रामावस्था में हो, है ना, रेस्ट के कंडीशन में हो, या फिर वो मोशन के कंडीशन में हो,